जहां श्वारा ग्रह में ध्रुव शौर्य के सामने छाया सर्प की मुश्किल मौजूद थी, वहीं लेवीरिया में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ध्रुवांश सीधे दृष्टि के पास आया। वहां पहुंचकर उसने दृष्टि की कमजोरी महसूस की और हल्की हैरानी के साथ कहा, दृष्टि दीदी, आपसे तो मैंने पहले ही कहा था कि आपको कमजोर बनाकर मुझे ताकतवर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इस पर दृष्टि ने हल्की खींच के साथ उसे जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि विजय स्तंभ कला जैसी रहस्यमयी कला को पूरी तरह सीखना इतना आसान होने वाला है? अगर मैं इस इलाके को अपनी शक्तियों से कैद कर तुम्हें बाकी की दुनिया से अलग नहीं करती, तो बहुत से शक्तिशाली योद्धाओं को तुम्हारे यहाँ होने के बारे में पता चल जाता। तब तुम्हारी और हम सबकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती। ये सुनकर ध्रुवांश को भी समझ आने लगा कि दृष्टि ने अपनी शक्तियां क्यों खर्च की थी। इस बात से अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। फिर अपना सिर हिलाते हुए उसने तहे दिल से दृष्टि का शुक्रिया अदा किया। तब दृष्टि ने भी अपनी खींच भुलाकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा करने के लिए मुझे खुद गौतमी मासी ने कहा था, और वैसे भी मैंने उनसे वादा किया है तुम्हारी रक्षा करने का। ऐसे में अगर मैं तुम्हें बचाती नहीं तो मैं गौतमी मासी को क्या मुंह दिखाती? मगर इस मामले में मुझे बहुत बहुत शुक्रिया कहना होगा लीडर तामिक और बाकी बुजुर्गों को। उनके बिना शायद तुम इतने सुरक्षित रह ही नहीं पाते। उसकी बात सुनते ही ध्रुवांश ने पास आ चुके लीडर तामिक और बाकी बुजुर्गों के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। वहीं उसे ऐसा करते देख लीडर तामिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारी उत्तरी कायनात अकादमी के लिए गर्व की बात हो। ऐसे में तुम्हारे लिए इतना करना तो हमारा फर्ज बनता था। हमें पूरा यकीन है कि वक्त आने पर तुम हमारी अकादमी को नई बुलंदियों पर पहुंचाने में हमारी बहुत मदद करोगे। वो भी महसूस कर पा रहे थे कि ध्रुवांश की ताकत कितनी बढ़ गई थी। भले ही वो फिलहाल सिर्फ एक चरम का महावीर बना था, लेकिन सभी जानते थे कि इस मकाम पर भी ध्रुवांश की शक्तियां बाकी चरम के महावीरों से बहुत ज्यादा थी। जब वो महज शुरुआती महावीर होकर बिरहा जैसे शैतान को खत्म कर सकता था, फिर अभी की ताकत के साथ तो वो पता नहीं क्या कर जाता। तभी ध्रुवांश ने अपनी नजरें घुमाते हुए उत्तरी कायनात अकादमी के उत्तरी हिस्से की गहराई में देखा और कुछ सोचते हुए सवाल किया, क्या लाला शिखर और बाकी लोग अभी तक बर्बर दरवाजे के अंदर ही हैं? इस पर हामी भरते हुए लीडर तामिक ने उसे बताया, हाँ ध्रुवांश, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग बर्बर दरवाजे के अंदर नजर गड़ाए हुए हैं, और तो और वहां गए बच्चों की शक्तियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बल्कि अब तो तुम्हें थोड़ा संभलना होगा, क्योंकि शिखर और बाकी लोग वहां से बाहर आने के बाद बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। ये सुनते ही ध्रुवांश मुस्कुराने लगा। आधा साल तकरीबन खत्म हो ही गया था, जिसमें से 3 महीने ध्रुवांश ने बिजली देव शरीर को बेहतर किया और बाकी के वक्त में अपनी शक्तियां बढ़ाई। मगर शिखर और बाकियों के बारे में सोचते हुए ध्रुवांश समझ गया कि शायद वो लोग त्रिकोण खतरों के पहले पड़ाव को पार कर चुके होंगे। तब लीडर तामिक ने ध्रुवांश के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर उससे कहा, जाओ और जाकर कुछ दिनों के लिए आराम करो। अभी भी आधा महीना बाकी है शक्तिशाली अकादमी प्रतियोगिता शुरू होने में। एक बात और, हमारी अकादमी में नए योद्धाओं के आने का वक्त हो गया है। इसका मतलब अब से तुम नए योद्धा नहीं बल्कि एक सीनियर कहलाओगे। ध्रुवांश ने जब उनकी ये बात सुनी तो उसने हैरानी के साथ कहा, क्या बात कर रहे हैं आप? नए योद्धाओं के आने का वक्त हो गया? अरे बाप रे, अभी थोड़े ही वक्त पहले तो मैं अकादमी में आया था। सच में वक्त कितनी तेजी से भाग रहा है। जाहिर सी बात थी कि ध्रुवांश को अकादमी में आए 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया था। फिर लीडर और बाकी बुजुर्गों से थोड़ी देर बात करने के बाद ध्रुवांश ने देखा कि वो लोग वहां से जाने लगे। तब उसने दृष्टि की तरफ देख कर कहा, दृष्टि दीदी, नए योद्धाओं के इलाके में तो अब भी लैला नहीं आई है। कुछ दिन मैं यहीं रुक जाऊं तो आपको इससे कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना? ये सुनकर दृष्टि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पागल, एक छोटा भाई अपनी बहन के साथ रहे, इससे उस बहन को क्या ऐतराज हो सकता है? अगले कुछ दिनों तक ध्रुवांश ने आराम करते हुए वक्त बिताया। वो जानता था कि उसकी शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी थीं, इसलिए अब उसे आने वाले कुछ दिनों में कड़ी ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अपने शरीर और दिमाग को पूरी तरह से ठीक करना चाहता था ताकि प्रतियोगिता शुरू होने पर वो अच्छा नतीजा ला सके। देखते ही देखते दिन गुजरने लगे और शक्तिशाली अकादमी प्रतियोगिता करीब आती गई। इस बीच ध्रुवांश बांस के एक घर के पास चुपचाप बैठा हुआ था। उसके पास बैठी थी चाय पी रही दृष्टि, जिसने ध्रुवांश की तरफ देखकर उससे सवाल किया, ध्रुवांश, एक बात बताओ, तुम्हारी चेतना जाल बनाने के हुनर में कोई बेहतरी हुई है या नहीं? उसकी इस बात पर ध्रुवांश ने आं भरते हुए उसे बताया, कैसी बात कर रही हो आप भी? मुझे वक्त ही कहाँ मिला। या तो मैं बिजली देव शरीर को बेहतर करने में लगा था, या फिर विजय स्तंभ कला को पूरी तरह सीखने में। ऐसे में चेतना जालों को बेहतर करने में कहाँ ध्यान देता। खैर,
अगर मौजूदा काबिलियत की बात करें तो मैं तीसरी आंख की मदद से पंचम चेतना जाल बना पाता हूं। ऐसे में मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं 5वें पड़ाव का परम चेतक योगी बन गया हूं। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने आभरते हुए कहा, बस 5वें पड़ाव का परम चेतक योगी? देखो, सत्य चेतक योगी से नीचे की कोई भी रैंक का जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। उसके नीचे हर योगी शुरुआती योगी कहलाएगा। चेतना जालों की दुनिया बहुत ही बड़ी है ध्रुवांश। गौतमी मासी तो खुद एक त्रिकालदर्शी योगी हैं। उनके बेटे होने के नाते तुम्हें एक बेहद काबिल योगी बनना ही होगा। वहीं दृष्टि की बात पर ध्रुवांश के चेहरे पर हैरानी दिखी, जिसके साथ उसने कहा, लेकिन एक त्रिकालदर्शी योगी होता क्या है? क्या वो सत्य चेतक योगी के बाद आता है? इस पर दृष्टि ने भी हैरानी के साथ ध्रुवांश को देखा और फिर उसने बताना शुरू किया, ऐसा लगता है कि तुम्हें योगियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। चेतक सत्य योगी और त्रिकालदर्शी योगियों के बीच भी एक रैंक होती है जिसे महायोगी कहते हैं, और इन रैंक्स के बीच में भी बहुत से पड़ाव होते हैं। मैं जिस रैंक पर हूं, अगर उसकी बराबरी शक्तियों की रैंक से करोगे तो शायद मैं तीसरे पड़ाव के अमोघनाथ जितनी ताकतवर मानी जाऊंगी। दृष्टि ने जैसी अपनी ताकत का जिक्र किया तो ध्रुवांश का मुंह हैरानी के कारण और ज्यादा खुल गया। तीसरे पड़ाव के अमोघनाथ का मतलब था कि दृष्टि बुजुर्ग जोरांश और बाकी बुजुर्गों से भी ज्यादा ताकतवर थी। ताकत का ऐसा मकाम हासिल करना, वो भी इतनी कम उम्र में, ये वाकई बेहद खतरनाक था। वहीं ध्रुवांश के चेहरे की हैरानी देखकर दृष्टि ने उसे आगे बताया, इसके बावजूद मेरी असली शक्तियां बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है ध्रुवांश। अमोघनाथ के तीसरे पड़ाव की शक्तियां तो मैं चेतना जालों और अंदरूनी शक्तियों की मदद से हासिल कर पाती हूँ। अगर असल में मेरी रैंक की बात हो तो मैं अभी सिर्फ एक अनंत वीर हूँ, यानी त्रिकोण खतरे पार कर चुकी योद्धा, जो अभी तक अमोघनाथ बनी नहीं है। अब भाई, हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ी ना होता है कि दोनों जगहों पर अव्वल आए। वहीं उसकी बात सुनकर ध्रुवांश मुस्कुराने लगा, मगर उसे देखकर दृष्टि ने उससे आगे कहा, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। तुम गौतमी मासी के बेटे हो, तुम्हें तो और आगे होना ही चाहिए था। इसका मतलब आगे जाकर तुम्हें कम से कम एक महायोगी तो बनना ही होगा, वरना गौतमी मासी की नाक कट जाएगी। इस बारे में सोचते हुए ध्रुवांश ने आभर कर कहा, यह भी अजीब मुश्किल है। परिवार में अगर कोई मशहूर ना हो तो भी दिक्कत, और अगर कोई बहुत ज्यादा मशहूर हो तो भी दिक्कत। अरे कोई इस मासूम सी जान को अपने हिसाब से जीने देगा भी या नहीं? वैसे एक बात बताइए, अकादमी में आज इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या कोई किसी बात का जश्न मना रहा है? एक मिनट, आज तो वही दिन है ना जब अकादमी में नए योद्धा आने वाले हैं। वाह, इसका मतलब आज से मैं सीनियर ध्रुवांश हो गया। आज ही वो दिन था जब नए योद्धा अकादमी में आने वाले थे, इसलिए अकादमी में काफी हलचल होती दिख रही थी। मगर उसकी बातों से तो जैसे दृष्टि को कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो चाय पीने में ध्यान देने लगी। दूसरी तरफ उत्तरी कायनात अकादमी के बाहरी हिस्से में बहुत से लोग मौजूद थे। जहां तक नजर घुमाई जाती वहां तक लोग ही लोग दिखाई देते। उन लोगों का शोर बहुत दूर तक सुनाई दे रहा था। बहुत से नए योद्धा जिनके चेहरों पर 5 में से एक महान अकादमी में शामिल होने की खुशी थी, यहां वहां देखते जा रहे थे। जाहिर सी बात थी कि यहां तक पहुंचने के लिए सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। इस बीच किनारे पर तकरीबन 7 या 8 जवान योद्धा थे जो बाकी की भीड़ को देखते हुए अपने सिर हिला रहे थे। उनके चेहरों पर हल्का गर्व नजर आ रहा था, क्योंकि वो अपने आप को काबिल बनाकर ही वहां पहुंचे थे। आसपास की जगह को देखकर उन योद्धाओं में से एक लड़की ने भरते हुए कहा, वाकई यार, ये उत्तरी कायनात अकादमी तो बहुत ज्यादा बड़ी है। हमारी उत्तरा अकादमी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तरुण भैया, आप बता रहे थे ना कि हमारी उत्तरा अकादमी से यहाँ आए ध्रुवांश भैया बहुत ज्यादा होनहार है। क्या आपकी अब भी उनसे बात होती है? वो लड़का कुछ कहता, इतने में उसके पास ही खड़े लोगों में से एक लड़के ने गुरूर भरी आवाज में कहा, सिर्फ वही होनहार नहीं है, मेरे भैया मुराद भी काफी ताकतवर हैं। उन्होंने भी हमारी उत्तरा अकादमी का नाम रोशन किया है। इस पर पास ही खड़े लड़के ने भरते हुए कहा, लबारो, तुम अभी तक उन दोनों की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हो। अरे ध्रुवांश तो कब का मुराद को बहुत पीछे छोड़कर आगे चला गया होगा। खैर छोड़ो, ये वक्त आपस में बहस करने का नहीं है। हम लोग अब उत्तरी कायनात अकादमी के योद्धा हैं। ऐसी अनजान जगह पर हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साथ नहीं हुए तो शायद हमारे सीनियर्स हम पर जुल्म ढाने लगेंगे। ये सुनकर लबारो ने अपना सिर हिलाया और उसने इस बारे में कुछ और नहीं कहा। भले ही वो लोग उत्तरी अकादमी में काफी होनहार माने जाते थे, मगर ऐसी अनजान जगह पर जहां सभी काबिल योद्धा ही मौजूद थे, वाकई गुरूर दिखाना काफी मुश्किल था। इतने में लबारो ने धीमी आवाज में कहा, इस बार तो सच में कमाल ही हो गया। पता नहीं हमारी उत्तरी अकादमी से इतने सारे योद्धाओं को यहाँ आने का मौका कैसे मिल गया। पहले तो हमारी अकादमी से सिर्फ कुछ ही लोगों को यहाँ आने का मौका मिलता था। खैर, अब चूंकि आम पक गए हैं तो आम खाते हैं, गुठलियां कौन गिने। उसकी इस बात पर उत्तरा अकादमी के बाकी योद्धा भी हामी भरने लगे। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी पास से उन्हें कुछ योद्धाओं की आवाजें सुनाई पड़ी। सुनो तुम लोग,
नवाड़ियों, अकादमी में तुम्हारा अच्छी तरह स्वागत करने के लिए हम यहाँ आ गए हैं। उस आवाज के बाद उत्तरा अकादमी के योद्धाओं ने एक झटके में अपनी नजरें उस ओर की जहां से वो आवाज आई थी। तब उन्हें कुछ योद्धा दिखे जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके इस अंदाज को देखकर ये बात समझी जा सकती थी कि वो उत्तरी कायनात अकादमी के सीनियर्स थे। उन्हें देखकर तरुण, लबारो और बाकियों के चेहरों पर हल्की घबराहट दिखी। वो महसूस कर पा रहे थे कि सीनियर्स के शरीर में काफी खतरनाक शक्तियां मौजूद थीं। ऐसे में नए योद्धा उनका सामना कर ही नहीं पाते। तभी सीनियर्स में से एक लड़के ने आगे आते हुए कहा, तुम जैसे नए योद्धाओं को अकादमी के बारे में बताने का जिम्मा हमारे कंधों पर है। देखो नवाड़ियों, हम इस अकादमी के एक बेहद शक्तिशाली गुट के योद्धा हैं और हमारे गुट का नाम है डमारो दल। तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि अब हम नए योद्धाओं को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना होगा। बस हर महीने हासिल किए गए चेतना अंकों का एक हिस्सा हमें पकड़ाना होगा, समझे? इसके बदले अगर अकादमी में कोई भी तुम्हें परेशान करेगा तो हमारा दल तुम्हारी रक्षा के लिए मौजूद रहेगा। ये सुनकर लबारो, तरुण और बाकियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वैसे तो उन्हें यह भी समझ नहीं आया था कि चेतना अंक आखिर थी क्या चीज, मगर उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो कोई अहम चीज होगी। लेकिन अगली पल तरुण ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, देखिए, कुछ भी करने से पहले हमें पहले अकादमी को देख तो लेने दीजिए और यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, उसे समझ लेने दीजिए। पहले दिन हम कैसे आपके साथ शामिल होने का वादा कर दें। लेकिन उसकी बात से सामने खड़े लड़के के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। तब उसने आगे बढ़ते हुए तरुण और बाकियों को देखकर कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? हम तुम्हारे सीनियर्स हैं बच्चों, और जब मैंने तुम लोगों से हमारे साथ शामिल करने की बात कही थी तो वो कोई गुजारिश नहीं थी, हुक्म था। और सीनियर्स की बात ना मानने वाले बच्चों के साथ अच्छा तो हरगिज नहीं होता, समझे? उसकी ये बात सुनकर तरुण और बाकियों के चेहरों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। तभी एक लड़की ने आगे आते हुए सीनियर्स से गुस्से भरी आवाज में कहा, सुनो तुम लोग, हमें बेवकूफ समझने की गलती बिल्कुल मत करना। पता है, हम लोग उत्तरी कायनात अकादमी से आए हैं और हमारे भैया भी इस अकादमी में सीनियर हैं, इसलिए मनमर्जी हम पर दबाव बनाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। हम लोगों ने कहा ना, हमें थोड़ा वक्त चाहिए, उसके बाद ही हम बताएंगे कि हमें किस गुट में शामिल होना है। उसकी बात सुनते ही सीनियर्स ठहाका मारकर हंसने लगे। इस दौरान आसपास खड़े नए योद्धाओं के चेहरों पर भी मजबूरी दिख रही थी। वो देख रहे थे कि सामने खड़े सीनियर्स ताकतवर परमवीर थे। उनके खिलाफ जाना नए योद्धाओं के लिए समझदारी तो बिल्कुल नहीं कहलाती। इतने में सामने खड़े सीनियर ने मुस्कुराते हुए उस लड़की से पूछा, अच्छा, तुम्हारे भैया भी इस अकादमी में सीनियर हैं? तो भैया की बहना, जरा मुझे बताओगी कि तुम्हारे उस भैया का नाम क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि कोई सीनियर भी हमारे डमारो दल की बात ना मानने की जरूरत कर सकता है? इस पर वो लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि तभी तरुण ने आगे आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींचा। वो भी समझ रहा था कि पहले ही दिन सीनियर से पंगा लेना सही नहीं था। ऊपर से अगर पहले ही दिन अकादमी में आकर वो ध्रुवांश को इस मसले से जोड़ देते तो तरुण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो क्या तरुण ध्रुवांश का नाम बताकर सीनियर्स में कोई तहलका ला देगा, या फिर वो चुपचाप रहकर सीनियर्स के दबाव में उनकी बात मानने के लिए राजी हो जाएगा? और क्या होगा जब ध्रुवांश मिलेगा अपने पुराने साथियों से? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट FM पर।